गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर 5 करा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है हमारा? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इससे पहले हम आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं और 4 चैप्टर जो है हमारा वो है एक पोयम जिसको हम आपको बाद में कराएंगे। तो हम शुरू करते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? अरविंद कुमार सिंह। कौन है? अरविंद कुमार सिंह। बच्चों, आज जो हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके अंदर क्या है? चिट्ठियाँ। चिट्ठियाँ तो आपने देखी है ना, पोस्टमैन जो लेकर आता है वो चिट्ठियाँ, उनके बारे में बात है। और चिट्ठियाँ मतलब है पत्र। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ध्यान से समझेंगे इसको। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब होती है। किसकी दुनिया अजीबोगरीब होती है? पत्रों की। और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रहती है। देखिए बच्चों, आजकल तो क्या है, फ़ोन है जिससे कि हम किसी दूसरे के हालचाल पूछने हो या कोई मैसेज देना हो तो हम फ़ोन के ज़रिए दे सकते हैं। परंतु पहले क्या था? चिट्ठियाँ पोस्टमैन लेकर आता था और हम एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते थे, अपने संदेश वहाँ तक पहुँचाते थे। उसके बारे में है ये बातें। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। देखिए, हमें किसी प्रकार की कोई सूचना किसी को देनी होती है तो वो काम फ़ोन नहीं कर सकते जितना हम चिट्ठियों के माध्यम से लिखकर दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, मतलब सारी जगह एक जैसा ही होता है। कोई भी हो, चाहे भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत। देखिए, यहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे कि पत्रों के नाम लिखिए, कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें बोली जाती हैं। पत्र को उर्दू में क्या बोलते हैं? खत बोलते हैं। संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, कन्नड़ भाषा में क्या बोलते हैं पत्र को? कागद। तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ीद कहा जाता है। आपका प्रश्न बनता है ना, उन सब चीज़ में आप ये लिखेंगे। तमिल में क्या कहा जाता है? इसको कड़ीद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। देखिए, आप फ़ोन पे बात करते हैं तो बस बात हो गई, ख़त्म। परंतु पत्र क्या है? उसको हम संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। देखिए, कोई किस तरीके से लिखता है पत्र को, किस तरीके से अपने माध्यम से और दूसरे व्यक्ति को समझाने की कोशिश करता है, किस तरीके से मैसेज देता है, ये कला है। और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तमाम ठिकानों मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं। देखिए, आपका प्रश्न आता है कि भारत में कितनी चिट्ठियाँ रोज़ डाक खाने में जाती हैं? कितनी जाती है? 4.5 करोड़, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था। प्रश्न आता है आपका, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में क्या कहा था? क्या कहा था? ध्यान से सुनेंगे। हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे मतलब रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। देखिए, पहले क्या माध्यम होता था? कबूतर लेके आता है, घोड़े, कुत्ते, कोई भी है जो पत्रों को ले जाते हैं। फिर उसके बाद पोस्टमैन, घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, मतलब फिर क्या है, ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से पहुंचाए जाते थे। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया।
अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप निशान लगाएंगे, क्वेश्चन का आंसर है आपका। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। देखिए आपका उसमें होता है क्या नहीं पत्र लेखन का, कैसे बताइए। देखिए हम आपको पत्र देते हैं, एग्ज़ाम में भी आता है कि आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ठीक है, तो पर आपके पेपर में आया, इसको शामिल किया गया। हम बोलते हैं आपको कि अपने दोस्त को पत्र लिखनी है, अपने पिताजी को पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये किसमें, पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला क्या हुआ। पत्र लेखन का जो कंपटीशन था वो भी रखा, प्रतियोगिताएं रखी। कौन से सन में, सन 1972 में, 1972 में। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेज़ी से रोका है। देखिए पहले बहुत क्रेज़ था, अब क्या है, मोबाइल वगैरह से क्या है, इनमें थोड़ी सी कमी आई है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। इतना आपको समझ में आया। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, क्या है, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार नहीं किया हो। देखो पहले बहुत इंतज़ार होता था कि हाँ उसका पत्र आएगा, उसका लेटर आएगा। ठीक है, हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, देखिए वो बॉर्डर पर रहते हैं तो वो हमेशा इंतज़ार करते थे कि मेरे घर से कोई पत्र आएगा कुशल से पूछने के लिए, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास से ने क्या करी है, दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। देखिए पहले तो क्या था, सिर्फ चिट्ठियों के माध्यम से संदेश पहुंचते थे या फिर तार के माध्यम से। ठीक है, और अब क्या होता है, फ़ोन पर ही बातें हो जाती हैं। बहुत विकसित हो चुका है ये कार्य। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजे और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमियों, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते। देखिए अब क्या था कि अगर आज के वक्त में इंदिरा गांधी या पंडित नेहरू होते तो क्या करते, वो फ़ोन करते, चिट्ठी थोड़ी ना लिखते, पत्र नहीं लिखते ना, फ़ोन करते। पर तब पिता ने पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, मतलब सहेज कर मतलब संभाल कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, फ़ोन में तो बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते ना। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। देखिए जो पत्र पहले लिखते थे, जैसे नेहरू ने लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा, और भी बड़े बड़े जो नेता हैं उन्होंने लिखा, उन सब पत्रों को वही किस तरीके से लिखा है, इनकी कला क्या है, तो उन सबको क्या है, संग्रहालय में, म्यूज़ियम में उन सबको रखा हुआ है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है।
भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। वो पत्रों की क्या बन गई थी? एक पुस्तक बन गई थी, मतलब किताब बन गई थी उनकी। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक क्या होते थे, वो पत्र पहुँच जाया करते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास क्या था? गांधी जी के पास देश दुनिया की बड़ी बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। वही बहुत लोग उनको क्या करते थे? पत्र लिखते थे। इन पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका क्या लिखते थे? जवाब भी लिख देते थे। ठीक है। जब उन अपने हाथों से ही ज़्यादातर वो पत्रों का क्या करते थे? जवाब देते थे। जब पत्र लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वो क्या लिखते थे? बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। देखो पहले क्या होता था, जिसको पत्र लिखते थे ऐसा लगता जैसे कि उनको एक इनाम मिल गया हो, प्राइज़ मिल गया हो। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर रख लिया, यानी कि उसकी क्या है, तस्वीर बनवा ली है, फ़ोटो फ्रेम करवा लिया उसको। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। देखो पत्रों के ऊपर। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्र के 200 पत्र पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। आया आपको समझ में? कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए पत्रों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, मतलब चौकन रहते थे और अच्छे से उन पत्रों को लिखते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है, मतलब जो प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच कौन से सन में देखिए, 1915 से 1941, यानी कि 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी परंपरा है पत्र लिखने की, पर इसका असली विकास किसके बाद हुआ था? आज़ादी के बाद हुआ था। किसके बाद हुआ था? आज़ादी के बाद हुआ था। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की थी। किसकी थी? गुडविल जो थी वो डाक विभाग की ही थी। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। कौन? पत्र। घर घर तक इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत क्या है? बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर हो झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, देखिए तो कहाँ कहाँ पत्र पहुंच जाते हैं। कहीं पर रहो, चाहे वो जंगलों में रह रहे हैं, चाहे बर्फबारी में रह रहे हैं, चाहे झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, चाहे आलीशान महल में रह रहे हैं, सब जगह क्या माध्यम था? पत्रों का। पत्रों के द्वारा समुद्र तट पर रह रहे मछुआरों हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे कौन? लोग, आज भी खत यानी कि पत्रों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों
और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। मनी ऑर्डर यानी कि किसी को कोई पैसे भेजना हो तो किसके माध्यम से देते हैं? मनी ऑर्डर के माध्यम से जाते हैं। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया क्या कहलाता है? देवदूत के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में देखा जाता है? देवदूत के रूप में, कि ये तो भगवान आ गया हमारे लिए, ये मैसेज लेकर आया है, ये पत्र लेकर आया है, ये मान देते हैं। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको बाद में बताएंगे।